साथियों, 1950 के बाद जब जनता की बदहाली का बढ़ते जाना और थैलोसाहों का धन अधिकाधिक बढ़ते जाना, साथ ही साथ सरकार का दमनकारी होते जाना, ये तीनों क्रियाएं एक साथ हो रहा था कि जैसे जैसे जनता की बदहाली बढ़ती गई व जैसे जैसे उनकी समस्याओं का हल करने में सरकार का निकम्मापन उजागर होता गया तथा गरीब हटाओ जैसे नारों का खोखलापन जाहिर होता गया, वैसे वैसे जनसंघर्ष बढ़ते गए। दूसरी ओर साथ ही साथ सरकार का दमन और दंड कानून भी बढ़ता गया। प्रदर्शन, हड़ताल, मीटिंग आदि करने की जनता की जितनी भी आज़ादी थी वह भी नित्य नए नए कानूनों के द्वारा सरकार कम करती गई। साथियों, रुपये का मूल्य का गिरना, विदेशी सहायता की कमी के कारण बहुत से उद्योग, कई सरकारी योजनाओं का ठप होते जाना, ज़्यादा निर्यात जिनमें चाय, चीनी, कपड़ा, वनस्पति तेल आदि जैसी चीज़ों का शामिल है, जिसमें यहाँ की आम जनता वंचित होती जा रही थी। ज़्यादा से ज़्यादा आयात, इन सब का परिणाम कि महंगाई, बेकारी, वस्तुओं की कमी, कालाबाजारी फैलती गई। ऐसी हालत में स्वाभाविक है कि जनता उठे और संघर्ष करे। जैसा कि हम जानते हैं, संघर्ष तो हुए भी जो पूरे देश में फैले गए। इतना ही नहीं साथियों, आंदोलन में भाग लेने वाले, शोषण की समूची व्यवस्था के खिलाफ लड़ने वाले, पूरी इस व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष लक्षित थी, क्योंकि आंदोलन में भाग लेने वाले अपने हितों की उत्पीड़न के विरुद्ध लड़ रहे थे, जिसका निशाना अनिवार्यतः थे शोषक वर्ग, सभी साम्राज्यवादी देश, बड़े पूंजीपति वर्ग, जमींदार, जिनकी नुमाइंदगी कांग्रेस सरकार करती रही। तो इंदिरा कांग्रेस ने जनता के आंदोलन और अपने विरोधियों को दबाने के लिए पुलिस, फौज, DIR व मीसा जैसे कानूनों का व्यापक प्रयोग किया। लेकिन फिर भी जब ये राजनीतिक उफान नहीं दब सके तो सरकार ने हर प्रकार के राजनीतिक हलचल पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया, और वह भी कानून के एक झटके से, यानी आपात स्थिति की घोषणा करके, इमरजेंसी की घोषणा करके। सरकार का कहना है कि देश की स्थिरता व सुरक्षा को खतरा था, कानून व्यवस्था व अनुशासन भंग हो गया था। सवाल है, कौन सा कानून और व्यवस्था भंग हो गई थी? क्या जनता के आंदोलन से वही कानून और व्यवस्था भंग नहीं हो रही थी, जिसके रहते बड़े बड़े संपत्तिवान वर्गों व उनके सरमाएदार कांग्रेस हुकूमत कर रहे थे? क्या खतरा इन्हीं लोगों को स्थिरता और सुरक्षा नहीं पैदा हो गई थी? जहाँ तक जनता की स्थिरता और सुरक्षा की बात है, ये जनता को कभी मैसर नहीं हुई। इस तरह आपात स्थिति का मतलब था जनता के विरोध करने के हक को दबाने की स्थिति। इससे लाभ किसको हो रहा था? आपात स्थिति के बाद मजदूरों व कर्मचारियों को बोनस 8.15% से घटा करके 4% कर दिया गया। ओवर टाइम का वेतन खत्म कर दिया गया। काम करने के घंटे बढ़ा दिए गए। दफ्तरों में जबरदस्ती छटनी की गई। फर्जी तालाबंदी करके मजदूरों को काम से निकाल दिया गया। किसानों से लेवी, विकास कर व अन्य कई प्रकार की वसूलियाँ जबरदस्ती की जा रही थी। इन सब के ऊपर जनता का विरोध करने, अखबार निकालने, जुलूस निकालने, हड़ताल करने का अधिकार छीन लिया गया। इसी को सरकार अनुशासन और व्यवस्था कहती है। दूसरी तरफ जहां धर्म सेठों पर नजर डालिए, हम पहले ही कह चुके हैं, कई उद्योग जैसे कपड़ा, चीनी, चाय, मोटर, रेल, डिब्बे, जूट आदि बुरी तरह संकटग्रस्त थे। उत्पादित माल न बिकने के कारण जमा पड़ा था। पैसे की कमी के कारण कारखाने बंद हो रहे थे।
सरकार ने उद्योगपतियों को आयकर, एक्साइज कर व अन्य कई तरह की छूटें दी। कर्जे आदि जैसे कई प्रकार की सहायता दी। कपड़े आदि की कीमत इसलिए कुछ कम थी क्योंकि सरकार पूंजीपतियों के माल पर टैक्स कम कर दिए और जनता पर दूसरी प्रकार के टैक्स लगा दिए कि इस तरह कारखानेदारों का माल खप सकेगा। संक्षेप में आपात स्थिति का मतलब था नंबर 1 कम वेतन पर ज़्यादा काम लेना और वह भी नंबर 2 विरोध की इजाज़त दिए बगैर। नंबर 3 ताकि अरबपतियों को लाभ हो सके जिससे कि ये लोग अपने ऊपर आए हुए संकट से छुटकारा पा सके और उसे जनता पर ला सके। नंबर 4 ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स। आपात स्थिति का इसके अलावा और कोई मतलब नहीं है। यह तानाशाही नहीं धनवान वर्गों की है और इंदिरा गांधी और अफसरशाही सिर्फ इन्हीं के स्वार्थों के प्रतिनिधि हैं। तो साथियों, इस तरह से जनता के विरोध जो बेरोजगारी, महंगाई जैसे जन समस्या के बढ़ने के कारण हुई थी, तो सरकार उसे दबा नहीं पा रही थी ताकि इससे पूंजीपति वर्ग और सरकार किस तरह से सशंकित थे, इसलिए इन्हें दबाने के लिए इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लागू किया था।